नमस्कार। सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा आज सुनाने जा रही हूँ मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी पिया पीर ने जानी। सालगिरह की पार्टी पूरे जोरों पर थी। सफ़ेद फूलों वाले आसमानी फ्रॉक में रसिका परी सी लग रही थी। उसका गोरा गुलाबी चेहरा खुशी से दमक रहा था। खुशी सिर्फ सालगिरह की नहीं थी, चाचा से अपना इनाम वसूलने की भी थी। इस साल 5वीं की परीक्षा में वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी और बोर्ड में भी उसका 5वां नंबर था। 10-20 रुपए की मिठाई बांटने से ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाई थी, पर उसके चाचा ने एकदम शहंशाही अंदाज में कहा था, आज गुड़िया तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। मुझे लगा था गुड़िया कोई फ्रॉक, खिलौना या बहुत हुआ तो साइकिल मांग लेगी, पर उसने तो हम सबको सख्ते में डाल दिया। उसने कहा, चाचा इस साल मेरा भी बर्थडे मनेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा भैया लोगों का मनता है। इस घर में लड़कियों का जन्मदिन मनाने का रिवाज नहीं है, कम से कम मुझे तो ऐसा ही बताया गया था। वंदना के लड़कियां होती तो शायद इस नियम में फेरबदल हो जाता, पर अम्मा जी की मर्जी के विरुद्ध अपने बच्चों की सालगिरह मनाने की जरूरत हमें नहीं थी, न ही इतनी हैसियत थी। बेटियां कई बार इस बात के लिए मचल भी चुकी थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हसरत उनके मन में इतनी गहरी बैठ चुकी थी। इसलिए चाचा ने जब कुछ मांगने के लिए कहा तो रसिका ने सोचने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं लिया। यह उसके नन्हे से मन की सबसे बड़ी कामना थी। देवर ने भी अपने वचन के साथ पूरा पूरा न्याय किया। रसिका की सालगिरह भी उसी शान के साथ मनाई गई जैसी विकास, विलास या विश्वास की मनती रही थी। इसलिए रसिका के चेहरे से खुशी छलकी पड़ रही थी। अपनी दीदी के साथ खड़ी लतिका भी आनंद विभोर हो रही थी। देवर और वंदना नन्हे मेहमानों का मनोयोग से स्वागत कर रहे थे। आज शाम दोनों नर्सिंग होम नहीं गए थे और यह एक बहुत बड़ी बात थी। दोनों की, खासकर देवर की, रसिका पर बहुत ममता थी। 3 बेटों को जन्म देने के बाद भी शायद एक बेटी की चाह मन में रह गई थी। मैं हमेशा की तरह चिक की आड़ में खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। लग रहा था कि आज दोनों को मेरी ही नज़र लग जाएगी। अम्मा जी जब तक वंदना के बेटों की नज़र उतारा करती हैं, आज उनसे कहूँ तो शायद मेरी बेटियों पर भी मेहरबान हो जाए। अम्मा जी, मैंने कांपते स्वर में कहना चाहा, पर वे शायद कुर्सी पर बैठी मेरे मुखातिब होने की ही बात जोर रही थी। मुझे बोलने का मौका दिए बिना ही बोल उठी, तुमसे एक बात कहनी थी बहू। कहिए। जो भी कैश आए वंदना को थमा देना, उसे अच्छा लगेगा। जानती हो लड़की की जरा सी जिद के लिए उसने पूरे 500 का खर्च किया है। यह बात अम्मा जी बाद में भी कह सकती थी, पर वे सही टाइमिंग की कायल हैं। जानती है मेरी खुशियों का स्वाद छीनने का यही सही वक्त है। दुख तो हुआ ही, पर उससे भी ज़्यादा रोष हो आया। फिर भी अपने को जब्त करके मैंने कहा, अम्मा जी ये बच्चों की पार्टी है, यहाँ कोई कैश थोड़ी ही देता है। बहुत हुआ तो पेन, पेंसिल, चूड़ियाँ, बूंदे, गेम्स या ड्राइंग बुक, बस यही चीज़ें चलती हैं। फिर भी जो भी है वंदना को दिखा देना। जब उसने इतना किया है तो अपना भी कुछ फ़र्ज बनता है। सारी खुशी हवा हो गई। यही तो वे चाहती थी। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि हम लोग इस तथ्य को भूल न जाएं कि हम किसी की मेहरबानियों पर जी रहे हैं, इसलिए शायद याद दिलाती रहती हैं। बच्चों ने मेहमानों के जाने तक बड़ी मुश्किल से सब्र किया। फिर वे विश्वास की मदद से पैकेट्स खोलने बैठ गए। उनकी उत्सुकता का कोई अंत नहीं था, पर मैंने बड़ी निर्ममता से सारे पैकेट बटोर लिए तथा धड़धड़ाती हुई वंदना के कमरे में पहुंच गई और उसके पलंग पर पटक दिए। वे दोनों कपड़े बदल रहे थे। मेरे इस अनपेक्षित आगमन से बुरी तरह चौंक गई। अपने को किसी तरह संभाल कर वंदना ने कहा, ये क्या है दीदी? प्रेजेंट्स हैं। हाई कमान का हुक्म है कि पहले तुम देखोगी। 500 रुपये खर्च किए हैं, तुम्हारा इतना हक तो बनता ही है। दीदी मैंने तो यह सब नहीं कहा ने, फिर मुझे ताने क्यों दे रही हो? और अम्मा की बात को लेकर आप बच्चों के रंग में भंग क्यों कर रही हैं भाभी? अम्मा तो सठिया गई हैं, जो मुंह में आया कहती रहती हैं, पर आप तो समझदार हैं ने। देवर का स्वर हमेशा की तरह शांत और शीतल था। लगा जैसे मेरे सुलगते हुए मन पर किसी ने ठंडे पानी के छींटे दे दिए हैं। अपने आवेग पर शर्म भी आई।
कमरे में आकर देखा लड़कियां गुमसुम सी बैठी हैं। चेहरा इतना सा निकल आया है। तभी विशु दोनों को बुलाने आया। उपहार खोलने का काम फिर चाचा के कमरे में ही संपन्न हुआ। लौटते हुए दोनों के हाथ में ढेर सामान था। लतिका खुशी से उछल रही थी, पर रसिका का चेहरा तमतमाया हुआ था। जो कुछ हुआ उसका मतलब चाहे वह समझ नहीं पाई थी, पर यह सब सामान्य रूप में घटित नहीं हुआ। इतना समझने की उसमें अकल थी। लतिका लेकिन अपने में मग्न थी। मेरे गले में दोनों बाहें डालकर बोली, माँ, पता है चाचा बोले कि तुम फर्स्ट आओगी तो तुम्हारी भी पार्टी करेंगे। नहीं, मैं जोर से चीखी। अब किसी की कोई पार्टी नहीं होगी। यह पहली और आखिरी पार्टी थी, बस। क्यों मम्मी? इसलिए कि तुम मम्मी की बेटी हो। और कहते कहते मैं बिलक पड़ी। इतनी देर से जिन आंसुओं को थाम रखा था वे बेरोक टोक बह निकले। रमा, रमा, होश में आओ रमा। लगा जैसे कोई मुझे झकझोर कर जगा रहा है। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा, ये ही थे। क्या हुआ? यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी क्या? सपना कहाँ, वह तो सच था, कड़वा सच। उठो, जरा मुंह हाथ धो लो, तब जरा फ्रेश लगेगा। इनकी आवाज़ में ऐसा अपनापन पहले कभी नहीं देखा, इसलिए बेमन से ही सही उठ गई। बाथरूम से निकल कर आई तो सामने की दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नज़र पड़ी। लाल स्याही से रेखांकित एक तारीख दूर से ही चमक रही थी। सुबह भी यही हुआ था। उठते ही यह तारीख मन में घर कर गई थी। तब से अनवरत दिमाग में चक्कर काट रही थी। शायद इसलिए यह सपना आया था। पर यह सपना कहाँ था? सच तो था, कड़वा सच। आज कौन सी तारीख है पता है? होगी कोई, क्या फ़र्क पड़ता है। याद है, आज से ठीक 16 साल पहले एक नन्ही सी गुड़िया हमारे घर आई थी। इनका चेहरा वैसा ही भावहीन बना रहा। आज लतिका का जन्मदिन है। उन्होंने एकदम मुंह फेर लिया। शायद उन्हें याद आ गया हो कि इस नन्ही गुड़िया के आगमन पर उन्होंने कितना बावेला मचाया था। इस चौथी कन्या के लिए मुझे कितना कोसा था। शायद इसी शर्म के कारण वे लतिका को अंतिम विदाई देते हुए ठीक से रो भी न सके थे। अम्मा जी का कहना था कि दुख ने उन्हें पत्थर बना दिया था, पर सच तो यह है कि पत्थर तो वे शुरू से ही थे। यह दुख उन्हें पिघला सकता तो बड़ी बात होती। इसी पत्थर दिल इंसान के लिए मैंने रसिका के बाद वाली दोनों कन्याओं का गर्भ में ही गला घोंट दिया था। पर लतिका के वक्त मैं अड़ गई थी कि यह पाप मुझसे बार बार नहीं होगा। मेरी जिद को वंदना ने इसी शर्त पर मान लिया था कि यह सिलसिला अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसका तर्क था कि यह ऐसा कौन सा खानदानी मुगलिया है जिसके लिए आपको वारिस जरूर चाहिए। तो उस बार मैंने लतिका को डॉक्टरों के निर्मम हाथों से बचा तो लिया था, पर काल के क्रूर हाथों से उसे न बचा पाई। और आज उसका जन्मदिन है। मैं निढाल होकर फिर लेटने लगी तो ये बोले, अब उठ ही गई हो तो चाय बना लो, 4:30 बज रहे हैं, अम्मा फड़फड़ा रही होंगी। मैं इन्हें आंखें फाड़े देखती ही रह गई। क्या ये लोग मुझे अपनी बेटी का 13 दिन भी सोग मनाने नहीं देंगे? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम मुझे मिस रानी से ज़्यादा कुछ समझते भी हो या नहीं। पागलों की सी बातें मत करो। आजकल कोई तुमसे कुछ कहता भी है? वह तो आज इसलिए कह दिया कि माता दिन अभी तक आया नहीं है। घर में छोटी भी तो है। छोटी ने कब चाय बनाई है? हाँ, छोटी यानी कि वंदना चाय कभी नहीं बनाती क्योंकि वह डॉक्टर है। वह खाना भी नहीं बनाती क्योंकि वह डॉक्टर है। असल बात यह नहीं है। दुनिया भर के डॉक्टर्स अस्पताल के साथ साथ घर में भी खटती हैं, पर वंदना को इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके पास 24 घंटे की मुफ्त की नौकरानी है। वह किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती क्योंकि वह बॉस है, अन्नदाता है, रिश्ते का लिहाज करती है, मीठा बोलती है। यही क्या कम है? क्या सोच रही हो? यही कि अम्मा का तो बहाना है, असल में तुम चाय के लिए फड़फड़ा रहे हो। यही समझ लो। तो जाकर बना क्यों नहीं लेते चाय? इस बार उनकी आंखें फैल गई। मैं चाय बनाऊंगा? क्यों? दुनिया जहान के लोग चाय बनाते हैं, बीवियों को भी बनाकर पिलाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बैठे रहो, मैंने कहा और पसर गई। वे फटी फटी आंखों से मुझे देखते रह गए। उन्हें ही क्यों,
मुझे खुद अपने पर आश्चर्य हो रहा था। मैं इतने निर्द्वंद कैसे हो गई? न सास का डर रहा न पति का। जानती हूँ न कि अब वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मुझसे क्या छीन लेंगे। मेरा सब कुछ तो लुट गया। अब मैं किस लिए इनकी फरमाबरदारी करूँ? मुझे लड़कियों के लिए एक छत दरकार थी, इसलिए पूरे 20 साल तक सबकी चाकरी बजाती रही। अब दोनों फुर्से उड़ गई हैं। अब मुझे किसी का डर नहीं रहा। लड़कियां मुझे हर डर से, चिंता से मुक्त कर गई हैं। ये मेरे सामने आकर बैठ गए। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ रमा, पर तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। किसी के चले जाने से जिंदगी तो समाप्त नहीं हो जाती न। मेरी तो हो ही गई। अगर सांस के चलने को ही जिंदा रहना कहते हैं तो मैं जिंदा हूँ, वरना अब मेरा अग जग से कोई नाता नहीं रहा। उनका चेहरा फिर पहले की तरह भावहीन हो गया। जाहिर है, जो व्यक्ति पल भर को अपनी चाय की तलब नहीं बुला सकता, वह मेरे दुख की परिभाषा क्या समझेगा। पलंग पर लेटे लेटे मैं अपलक नेत्रों से पंखे को देख रही थी। वह अनवरत घूम रहा था। उसे यूं घूमते देखकर मुझे भी चक्कर आ रहे थे। आंखों की रोशनी धुंधलाने लगी थी। उस धुंधली रोशनी में मुझे गुलाबी यूनिफॉर्म पंखे से झूलती नजर आई। पंखे की तेज गति के साथ वह भी होड़ ले रही थी, पर मुझे लग रहा था कि किसी भी क्षण वह फर्श पर धम से आ गिरेगी। सांस रोककर मैं उस दारुण क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। पंखे की घरघराहट किसी आसन्न मरते व्यक्ति के गले की घरघराहट सी लग रही थी। उससे मेरे कान फटे जा रहे थे। मैं उठकर पंखा बंद करना चाह रही थी, पर मेरे हाथ पांव जवाब दे गए। रमा, रमा सुनो, विकास आया है। विकास और विभा दोनों आए हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने पंखे से अपनी दृष्टि हटाकर उनकी ओर देखा। कौन आया है? विकास। विकास और विभा दोनों आए हैं। उनके चेहरे पर उल्लास मुझे शूल सा चुभा। मैंने खींचकर कहा, आए हैं तो मैं क्या करूं? जाकर आरती उतारूं? कम से कम उठकर बैठ तो सकती हो। वे लोग शायद इधर आते ही होंगे। कोई लाड साहब हैं वे जो। मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई कि विकास भीतर आ गया। ये अपनी खास शोक मुद्रा में मुंह लटकाकर बैठ गए। बेचारा विकास भी सिर झुकाकर उनके पास बैठ गया। वह मेरी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, पर मैं उसे अपलक देख रही थी। मुझे नन्हा विकास याद आ रहा था, जो दिन रात बड़ी माँ के कमरे में घुसा रहता था। वंदना अपने पेशेंट्स में, छोटे विलास में व्यस्त रहती। लाड़ प्यार को तरसता विकास मुझसे चिपटा रहता। फिर रसिका हुई और वह नन्ही गुड़िया का संरक्षण बन गया। उम्र के साथ साथ भाई बहनों का यह अकृत्रिम प्यार भी पनपने लगा। वे लोग 5 भाई बहन थे, 3 भाई 2 बहनें। बाहर वालों को कभी पता ही नहीं चला कि वंदना के बच्चे कौन से हैं और मेरे कौन से। राखी और भाई दूज साल के सबसे बड़े त्यौहार होते थे और महीनों उनकी प्रतीक्षा होती थी। प्लान बनते थे। हायर सेकेंडरी के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विकास नानी के पास जयपुर गया और पहली बार रिश्तों में दरार पड़ी। विकास को बार बार एहसास दिलाया गया कि वे तुम्हारी सगी बहनें नहीं हैं। विकास क्रमशः दूर होता चला गया। उसकी देखा देखी विलास भी कटने लगा। पता नहीं क्यों विशु भी चिड़ा चिड़ा सा रहने लगा और उसकी यह खीज उसके प्रत्येक वाक्य में परिलक्षित होने लगी। लड़कियां बेचारी भोली थी, इस बदलाव से दुखी होती और भाइयों को मनाने का जतन करती, पर उनकी जैसे हर बात लड़कों को खटकने लगी। विकास की शादी में तो हद ही हो गई। कितनी उमंग से उन्होंने कपड़े बनवाए थे, कितनी हसरत से भाभी की प्रतीक्षा की थी, पर सब पर पानी फिर गया। पहले तो विकास को इन दोनों का उसके दोस्तों के सामने इठलाना इतराना ही अखर गया। फिर शादी की हर रस्म में बहनों के नेग मामा की लड़कियां करने लगी। दोनों बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। सबसे बुरा तो तब लगा जब उपहारों में यह कहकर कटौती की गई कि कोई सगी ननद तो है ही नहीं। नई नवेली भाभी ने भी दोनों को हाथ भर की दूरी पर ही रखा। इसका पाठ भी शायद वह घर से पढ़कर आई थी। इसलिए विकास की शादी के बाद रसिका का मन घर से एकदम उचट गया। भाइयों के संरक्षण में एक आश्वस्ति सी अनुभव करती थी वह। जब उसमें व्यवधान पड़ा तो उसने अपने स्नेह का आलंबन बाहर खोजना शुरू किया। विकास को देखकर वह सारा इतिहास याद आ गया था। मन एकदम काठ का हो गया। दरवाज़ा फिर बजा। इस बार विभा थी। शायद अम्मा जी ने ठेल ठाल कर भेजा हो।
नहीं तो इस कमरे में वह कभी नहीं आती। पैर छूने की रस्म भी वह बड़े बेमन से अदा करती है। मैं तो बचना चाहती हूँ, पर अम्मा जी बुलाकर मुझे उसके सामने कर देती हैं कि लो अपनी बड़ी सास के पैर छुओ। विभा आई, पैर छूने का इशारा सा किया और फिर मेरे पलंग पर बैठ गई। पिछले 10 मिनट से कमरे में सन्नाटा था, पर विभा के सामने तो कुछ न कुछ बोलना ही था। विकास ने ही पहल की। यह सब कैसे हो गया बड़ी माँ? क्या मालूम बेटा, कैसे हो गया। पता होता तो हम लोग होने देते, इन्होंने कहा। लेकिन चाचा, घर में इतने लोग थे, क्या कोई भी उसे रोक नहीं सका? घर में तो कुछ हुआ ही नहीं ने। यह कांड तो उसके क्लासरूम में हुआ है। वह तो चौकीदार शाम को दरवाज़ा बंद करने आया, तब उसकी नज़र पड़ी। तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन घर में इतने लोग थे, किसी से तो उसने अपनी मन की बात कही होगी। सुनने की फुर्सत किसके पास थी विकास? मैंने कसैले स्वर में कहा। सब लोग तो कहने में लगे हुए थे, कहनी अनकहनी सब तो कह डाली। बड़ी तो सामने थी नहीं, इसी पर मन की भड़ास निकाल ली और हर बार यह ताना भी दिया कि अब इससे शादी कौन करेगा। भावुक लड़की थी, नहीं सह पाई। पर बड़ी ने, मेरा मतलब है रसिका ने भी तो अच्छा नहीं किया। इन्हें तो सुनकर इतना शौक लगा था। विभा ने मुंह खोला, पर मैंने तवज्जो नहीं दी और विकास से कहा, अब आए ही हो तो लगे हाथ उसकी भी मातम पुरसी कर डालो विकास, क्योंकि इस घर के लिए तो वह मर ही चुकी है। ऐसा नहीं कहते बड़ी माँ, छोटी बहन है मेरी, जहाँ भी रहे सुख से रहे। पर आप ही बताइए, ऐसा कदम उठाने से पहले उसे कुछ सोचना चाहिए था कि नहीं? कैसे घर में पली बड़ी है वह, और अब ऐसे अदने से आदमी के साथ गृहस्थी करेगी? हमारे दुख की बात जाने दीजिए, ऐसी शादी से क्या वह खुद भी सुखी हो पाएगी? सुख की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है विकास। प्रेम अंधा होता है यह तो सुना था, पर इतना अंधा होता है यह पता नहीं था, विभा ने मुंह बिचकाकर कहा। जाति, धर्म, उम्र, रसिका ने किसी एक बात का तो ख्याल किया होता। पापा तो उन्हें डॉक्टर बनाने की सोच रहे थे, और इतनी बड़ी दुनिया में रसिका को पापा का कंपाउंडर ही मिला। छी, सोचते भी शर्म आती है। विकास ने आंखें तरेर कर बीवी की ओर देखा, पर तब तक वह अपनी बात कह चुकी थी। मैंने कहा, विभा, तुम्हें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, तुम किस किस की जवाबदेही करती फिरोगी? कोई पूछे तो कह दिया करो, हमारा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते ऐसे टूटते हैं बड़ी माँ,